निकम्मा, नाकारा, ना शुक्रा, ना समझ, बेकार, बदतमीज। सक्सेस ये है कि जेन्युइनली जब आप उठो आपको याद नहीं होना चाहिए कि आप इतने सक्सेसफुल हो। आउटसाइडर को चांस नहीं मिलता है। लेकिन 2011 में जब ये रिश्ता मिला, देखिए रोज रोज एपिसोड जो आपके पास आते हैं ना वो इस तरह से आते हैं, है ना। जो राइटर्स माओ की तरह हैं। आप एक्टर मत देखो, आप कैरेक्टर देखो। स्क्रीन राइटिंग सीख के आप फिल्म, टीवी सीरियल, वेब सीरीज या शॉर्ट फिल्म लिख सकते हो और फिल्म राइटिंग में करियर बना सकते हो, वो भी ऑनलाइन। घर से सीखो, घर से लिखो और कमाओ विदाउट लीविंग योर जॉब और स्टडी। है ना इंटरेस्टिंग? कॉल नाउ। स्क्रीन के थ्रू एक्टर सबसे पहले आप तक पहुंचते हैं, लेकिन स्क्रीन पर जो वो जीते हैं, जो वो बोलते हैं, वो उसको असली क्रिएटर लिखते हैं। कोई भी कहानी, कोई भी कैरेक्टर यूं ही आपको अच्छा नहीं लगने लग जाता। वो पहले कहीं ना कहीं किसी राइटर को बहुत अच्छा लगता है, फिर उसको वो कागज़ पे उतारता है। इस बीच में कई बार रिजेक्ट भी होता है, कई बार सेलेक्ट भी होता है, और तब आप तक पहुंच पाता है। और ये बात समझाने के लिए, बताने के लिए मेरे साथ टीवी इंडस्ट्री की बहुत ही बड़ी राइटर भावना व्यास जी साथ में। वेलकम टू जॉइन अस। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। भावना, ये जो अभी चल रहे हैं सीरियल आपके, हाँ जी। एक रिश्ता क्या कहलाता है जी। और दूसरा है अनुपमा, जी। है ना। ये चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। इसके पीछे स्ट्रेटजी है, राइटिंग है, किस्मत है, क्या है? पूरी टीम की किस्मत है, फिर मेहनत है। सबको ऐसा लगता है अरे ये तो चल रहा है, इनको क्या ही करना है, लोग तो देखते हैं, बट हमें पता है कि कैसे चलाते हैं उसे। बहुत मेहनत जाती है। पर इसमें कहीं ना कहीं जब खासतौर से टीवी में जी। जो करेक्टर ड्रिवन होती हैं हाँ स्टोरी, वो करेक्टराइजेशन कैसे इतना आपका कन्विक्शन आता है कि यार, जैसे अभी थ्रू आउट द इंडस्ट्री एक अलग तरह से चल रही थी और अनुपमा का एक करेक्टर ऐसा आया, तो उसमें कन्विक्शन कैसे आया था कि यार ये ऑडियंस पसंद करेगी? सर जब ये शो आया अनुपमा, जब कहानी की बात हुई थी कि हम ये शो बनाएंगे, जब राजन सर ने बात करी, तब वो किरदार माँ की कहानी का था और उस वक्त इंडस्ट्री में वो कहानी नहीं थी, वो एज ग्रुप की हीरोइन नहीं थी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सबके लिए लाइक होता ना कि पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन एक चीज़ हम जब कहानी पे डिस्कस कर रहे थे या मीटिंग करते थे, हमें एक बात पता थी कि जब भी माँ वाला कोई सीन आता है ना, हम सब ऐसे देखते थे कि सबकी आंखों में आंसू आ गए। जब लिखते थे सीन, कितने बार होता था कि ऑडियंस तो बहुत बाद में रोती थी, मैं लिख रही होती थी रोती रही, क्योंकि मुझे मेरी माँ याद आती थी। वही रसोई, वही चीज़ें, ठीक है उसमें बहुत ड्रामा था, वनराज का अफेयर था, वो सब था, लेकिन वो जो माँ की जो थी ना कि दिन भर रसोई में बेचारी लगी रहती है। मतलब एक छोटा सा सीन था कि राखी का सीन था जहाँ सब लोग खाना खा रहे हैं और माँ जो है ना, अनुपमा जो है, वो किचन में खड़े होकर ना ऐसा करते हुए देख रही है। मैंने कितनी बार अपनी माँ को देखा होगा कि हम सब खाना खा रहे हैं, हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और मम्मी वहाँ से ना वहाँ से एंजॉय करती थी, लेकिन रसोई नहीं छोड़ती थी क्योंकि कौन काम करेगा। तो वो लिखते समय ना तब रियलाइज नहीं किया होगा लाइफ में, पर जब लिखते थे ना, और वो जो मम्मी याद आती थी, आई थिंक सबको, हम सब राइटर्स को आती थी, और जब वो मम्मी याद आई तो 10 मिनट तो रोने में जाता था, फिर मुंह धो के वापस लिखने बैठते थे। तो मुझे लगता है कि वो जो रिलेटेबिलिटी थी ना माँ वाली, कि हम सब ने अपनी माँ को देखा है, वो टच कर गई। तो ये तो आपका कन्विक्शन था पूरी टीम का जी। लेकिन फिर उसके बाद एक एक्टर का कन्विक्शन, एक चैनल का कन्विक्शन, इन सब चीज़ों में भी कोई स्ट्रगल रहा है या सबको बहुत अच्छा लगा? राजन सर अपने आप में बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, बहुत बड़े प्रोड्यूसर, तो उनके कन्विक्शन से चैनल ऑफ कोर्स सपोर्ट करते हैं। दूसरा वही था कि कोई भी जब बात करता था तो वो जैसी माँ वाली बात आती थी ना, सबका दिल यहाँ, आप कॉर्पोरेट की कुछ भी हो, माँ ऐसी चीज़ है ना कि सबका रिलेटेबल। बट रूपा गांगुली जब तक वैसी इमेज नहीं थी, कोई उन्होंने जितने भी रूपाली गांगुली की, तो जब तक इमेज उनकी वैसी नहीं थी और वो आके जो सेट हुई उस रोल में, उस कैरेक्टर में, इसमें आपको क्या लगा? सर उनका एक वो हुआ था, क्या बोलते हैं, मॉक शूट हुआ था। तो मॉक शूट में 3 आर्टिस्ट थे, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन रूपाली वाज वन ऑफ देम। वो सेम सीन था और 3 लोगों, हमने वो तीनों सीन देखे, पूरी टीम ने, चैनल, हम सब ने देखे। जैसे रूपाली आई ना स्क्रीन पे, थोड़ी सी प्लम मम्मी टाइप, सूती साड़ी, सिंपल बाल, सौम्य चेहरा, ऐसा लगा कुछ नहीं, यही है, यही अनुपमा है। ओके। तो ये होता है कि कहीं ना कहीं जब वो लिखते हैं तो वो करेक्टर पैदा होता है और वो अपनी जगह ढूंढ ही लेता है एक्टर के माध्यम में। रूपाली के अंदर का वो बचा हुआ था कुछ निकलना, वो निकला उससे। वो एक सीन में, मतलब वो सीन देख के हमको लगा भाई शो में कुछ है, ये कर जाएगी, खेल जाएगी। तो ये जो राइटिंग की दुनिया में आप आए, तो ये इत्तेफाक था या सोचा समझा था, किस तरह से स्टार्ट हुआ?
नहीं, इत्तेफाक बिल्कुल नहीं था। मैं भोपाल में थी, भोपाल से हूँ। तब मैं कुछ और कर रही थी ज़िंदगी में, पढ़ाई में ज़्यादा वो नहीं था। ग्रेजुएशन करके खुश थी कि ठीक है ना, ग्रेजुएशन हो गया। मम्मी ने बोला 2-3 साल में तेरी शादी करा दी। मैं हाँ ठीक कर लूँगी शादी, घर बस जाएगा, ठीक है। तो बीच में कुछ समय था मेरे पास, तो मैंने वहाँ एक जॉब, टाइम पास के लिए जॉब ज्वाइन किया। इट वॉज अ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। तो वो उस समय बहुत नई चीज़ थी एक स्मॉल टाउन के लिए। आज से 21-22 साल पहले वो बहुत नई चीज़ थी। तो किसी को पता नहीं था इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है। मैंने भी ऐसे मुंह उठा के इंटरव्यू दिया, हो गया। मैंने काम करना शुरू किया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि काम क्या होता है, इंडिपेंडेंस होना और जिम्मेदारी लेना, डिसिप्लिन, प्रोफेशनलिज्म। मुझे तब, क्योंकि स्कूल कॉलेज में आप अपने माँ बाप के साथ, भाइयों के शरण में हो, कोई डर ही नहीं है किसी चीज़ का, परफेक्ट लाइफ चल रही है। तब समझ में आया कि नहीं, जिम्मेदारी लेना। सुबह मतलब रात को 3 बजे सो और सुबह 6 बजे उठ के वापस पहुंचो इवेंट पे। रात को 3 बजे 4 बजे पैकअप होता था, सारा सामान समेटवाओ, फिर सुबह 6 बजे पहुंचो, घर आओ, नहाओ, निकलो। वो जो मेहनत करी ना मैंने, शायद मुझे लगता है वो प्रिपरेशन थी मेरी बॉम्बे आने की। भगवान मुझे प्रिपेयर कर रहा था। और मैंने बहुत मेहनत करी और मुझे मज़ा आ रहा था। मेहनत इसलिए नहीं कि मुझे करना पड़ रहा था या मुझे पैसे कमाने थे, कुछ नहीं था। मैंने मज़ा ले लेके काम किया और दिन रात। फिर एक टाइम तो मैं 3-3, 4-4 दिन भोपाल में रह के घर नहीं आती थी, इतना काम करने लगी मैं। और मुझे लगा भाई मेरे अंदर कुछ है, ऐसे मैं शादी करने के लिए नहीं हूँ शायद। फिर भी चलती रही ज़िंदगी, प्रमोशन मिलते रहे, पैसे कमाने लगी। छोटी सी उम्र में भयंकर पैसा आ रहा है, पावर थी। मतलब पूरे भोपाल में लोग से जानते थे जा के। 21 साल में तो आपको एटीट्यूड ही अलग हो जाता है, अरे वाह देखो मुझे सब जानते हैं। लेकिन फिर एक दिन शायद होता ना कि 2 साल में मैं एक जगह पहुंच गई। फिर मुझे लगा इसके ऊपर मेरे लिए कुछ बचा नहीं है इस शहर में। अब डिसीजन जब रियलिटी में बदला मुंबई आके, और वो एक था ना कि एटीट्यूड आ चुका था जैसा कि भाई सब कर लिया, अब तो बड़ा ही करेंगे कुछ, और मुंबई जैसे शहर में आ गए, है ना। फिर जब शुरुआत हुई तब क्या समझ में आया, जीरो से शुरू करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या करना है? माइनस से थी शुरुआत की है मैंने। मतलब होता ना, शहर ने आते ही औकात दिखा दी थी आपको। आई तो जोश बहुत था, अता पता कुछ था नहीं उस समय। गूगल इतने होते नहीं थे। एक वो डायरेक्टरी मिलती थी फिल्म इंडस्ट्री वाली, जिसमें फिल्म इंडिया, वो लाल रंग की डायरेक्टरी थी। मुझे याद है, मुझे किसी ने, वो भी मुझे नहीं पता था, किसी ने बोला कि वहाँ से एड्रेस मिल जाएगा। तो मैंने वो ख़रीदी। मैं से रोज़ की टिक मार्क करके ऑफिसों में जाके बायोडाटा देने लगी। बायोडाटा में क्या था, इवेंट्स का वो था मेरे पास, राइटिंग का कोई वो नहीं था। स्लोगन लिखे थे इवेंट्स में, वही चिपका देती थी। फिर भी खैर, लेकिन ये समझ में आया कि आसान नहीं होगा। बट ओनली चीज़ एक जो अच्छी रही कि वो ज़िद जो थी, अब ज़िद कह लो, एम्बिशन, जो भी आप उसको नाम दे लो, पागलपन कह, मैं तो पागलपन बोलती हूँ, क्योंकि मैं जिस तरह से आई वो पागलपन ही था। तो मैंने कहा वो पागलपन ने मुझे हेल्प करी। फिर मुझे कोई मुश्किल दिखी नहीं। मतलब ऑब्वियसली मैं थकती थी, कई बार रोना भी आता था, पर कभी भी ये थॉट नहीं आया कि वापस जाओ। अब जो है यही है, वो समझ में आ गया था मुझे आने के बाद कि यहाँ से वापस नहीं जा रही। तो कंसिस्टेंसी से जो आप लगे रहे उसमें और डटे रहे, अप्रोच करते रहे, तो पहली बार वो एक जो मौका बोलते हैं ना, फर्स्ट जिसने सिग्नल दिया, अरे यार शायद बन सकता है काम, वो कैसा था? 1 साल तो कुछ ऐसा खास नहीं मिला, क्योंकि एक तो पहली बार मैं किसी को दोष नहीं दूंगी कि मुझे कुछ आता ही नहीं था। तो कोई भी क्यों काम देगा, और सबके पास समय नहीं होता है सिखाने के लिए। मिल तो मैं सब बड़े बड़े लोगों से ली थी, क्योंकि ऑफिस में आके बैठ जाती थी कि जब भी होगा टाइम। तो मिल तो मैं ऐसे लोगों से जिनसे लोग मिलने के तरसते हैं, वो पागलपन में। पर काम किसी को क्यों देंगे वो मुझे काम? फिर मुझे सजेशन दिया गया आप किसी को असिस्ट करो, ये करो। अब कोई असिस्टेंट नहीं ले रहा मुझे। करते करते फिर 1 साल छोटा मोटा कुछ करा, इधर उधर इक्का दुक्का, कुछ वियर्ड ऑफर्स भी आते थे। फिर दिन थोड़ा स्मॉल टाउन से आई थी, थोड़ा अजीब लगता था, नहीं कर पाई। फिर एक दिन मुझे राजश्री ऑफिस में किसी ने बताया कि राजश्री प्रोडक्शंस जो है वहाँ पे हर थर्सडे को 2 से 4 या 3 से 4 के बीच में आप वॉक इन कर सकते हो। और वहाँ पे पीके गुप्ता जी एक हैं जो आज भी हैं, बहुत सीनियर जी। तो गुप्ता जी करके हैं, वो न्यू कमर्स से मिलते। तो वहाँ रूल था कि कोई भी न्यू कमर आएगा उससे मिला जाएगा, उसका नंबर नोट किया जाएगा और कल को काम होगा तो दिया जाएगा। तो पहली बार मैंने ऐसी कोई चीज़ सुनी थी राइटर्स के लिए कि कोई भी आ सकता है, एक्टर और राइटर। और ये बहुत सालों से चल रहा है। तो 2005-2006 की शुरुआत की बात होगी शायद ये। तब मैं पहुंच गई राजश्री प्रोडक्शंस सिद्धि विनायक के सामने। वहाँ पहुंची, वेट करा बकायदा। वो पीके गुप्ता जी मिले, उन्होंने मेरा बायोडाटा लिया। जितने प्यार से उन्होंने मुझे वो बोला, मुझे लगा अच्छा ऐसे भी होता है। और उन्होंने बोला नहीं पक्का मैं फ़ोन करूँगा, कोई भी काम होगा। मुझे इतना अच्छा लगा किसी ने ये तो कहा। और उन्होंने 1 हफ्ते में मुझे फ़ोन किया
और बोला कि ये एक राइटर्स हैं शशि सुमित मित्तल, मतलब मेरे तो गुरु हैं वो, तो और बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं आज के टाइम, तो उनको असिस्टेंट चाहिए, वो लोग वो रहने वाली महलों की लिख रहे हैं हमारे लिए। मैंने कहा बढ़िया है, तो उन्होंने मुझे भेजा। सो थैंक्स टू पीके गुप्ता जी, मैं हर साल उनको थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे मिलवाया और शशि मैम सुमित सर के साथ मैंने शुरू किया। जब वहाँ काम किया तो असल तब पता था कर लूँगी तब समझ में आ गया था। स्टार्ट पे हाँ। फिर इंडिपेंडेंटली कब शिफ्ट? 1.5-2 साल के आसपास, 1.5 साल तो पूरा लग के उनके साथ मैंने बिल्कुल ना दाएं देखा ना बाएं देखा। जितने जो शो आया, जब आया, जितना आया, पैसे हैं नहीं हैं, काम है ना, 1 शो 2 शो, तब मैं शायद 5 से 6 शो उनके असिस्ट कर। आई थिंक मुझे ये लगने लगा था कि जैसे होता ना कि 5-6 शो मैं कर रही हूँ पर मैं सेम चीज़ करते जा रही हूँ। मैं इससे ऊपर शायद नहीं, वो जिम्मेदारी जब तक अपने पे नहीं होंगी, जो शशि मैम पे जिम्मेदारी होती होगी कि भाई चैनल से डील करना, आंसरेबल बनना, क्योंकि मैं तो असिस्टेंट थी, मैं तो बाजू में बैठती थी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी तो भी चल जाएगा। पर वो वहाँ उस कुर्सी पे बैठना, सवालों के जवाब देना बहुत बड़ी चीज़ होती है। वहाँ पे आपकी हालत कई बार ख़राब होती थी, तब मैंने कहा अब शायद अगला स्टेप ये होगा। तो इट इज़ वेरी नॉर्मल, ऐसा कुछ इशू नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एक नॉर्मल ग्रेजुअल जो होता है ना कि अब आप ट्राई करोगे, तो फिर मैंने ट्राई करने का सोचा। तो जब ट्राई करने से तो पहला शो ऐसे इंडिपेंडेंट, फिर से जीरो, फिर औकात फिर औकात दिखाई कि बेटा इतना आसान नहीं है, किसी के अंडर संरक्षण, जैसे माँ बाप के संरक्षण में थे, बाहर निकले तो औकात पता चली, अभी यहाँ तुम तुम्हारे गुरुओं के संरक्षण में थे, वेरी गुड, अब करो, अब झेलो तुम इतना आसान नहीं है। फिर करा, लेकिन हाँ छोटा काम मिला, नहीं मिला तो कोई किसी ने हटा दिया, किसी ने रखा ही नहीं कि अरे ये तो असिस्टेंट है, जो करते थे वो लोग करते थे, वो सही बात भी, उनसे ही सीख रही थी मैं। तो नहीं मिला काम, 1 साल घर बैठे मिलता था, एक आध एपिसोड में मेरी भी कमियां होंगी, मुझे नहीं आता होगा आई एम श्योर, उनके ऐसा नहीं कि सब गलत थे, मैं ही गलत होंगी आई एम श्योर, तो नहीं मिला। ओके, जब मिलना शुरू हो गया आपको एज इंडिपेंडेंटली, आपको एज अ राइटर मिलना शुरू हो गया, तब जो एक घर वालों का रिएक्शन था, क्योंकि जब आप गए थे तो आपने बोला ना आप बिल्कुल ब्लैंक आए थे, है ना, पापा का था कि ठीक है चलो कर लेगी, जो भी करेगी अच्छा ही करेगी, तो जब आप ये करने लग गए, लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तब उनका रिएक्शन क्या मिल रहा था साथ में फैमिली का? माँ बाप का तो ये हो गया था कि मम्मी अपनी जगह सही थी, अब जवान लड़की, फिल्म इंडस्ट्री है, सब कोई किसी को भी लगता है, आजकल समय अलग हो गया है, उस समय तो फ़ोन भी कहाँ आप रोज़ कर पाते थे, तो मम्मी का समझती थी मैं, पर मम्मी ने भी कोई नेगेटिव बात नहीं करी मुझसे कि नहीं, क्योंकि असिस्टेंट तो क्या होता है ना भावना, वो दिखता भी नहीं है घर वालों को कि कर क्या रहे, एक्चुअली कर क्या रहे, क्योंकि फिर इंडिपेंडेंटली बन जाओ तो फिर भी थोड़ा बहुत क्रेडिट वगैरह दिख जाता है, लेकिन जब तक तो पता ही नहीं चलता है। लेकिन मम्मी पापा बहुत खुश थे कि मैं सूरज जी जैसे नाम, अरुणा जी के साथ काम कर रही हूँ, और मुझे याद है उस समय जब मैं असिस्टेंट ही थी तब रहने वाली को 1000 एपिसोड हुए थे। हाँ, बड़ा शो। तो इस्कॉन जुहू में पूजा हुई थी, लोग पार्टी करते हैं, यहाँ पे हमने पूजा करी थी, भव्य आरती हुई थी कृष्ण जी की, और फिर लंच था गोविंदा में वहीं पे, तो वो एक मोमेंटो मिला था राम जी की फोटो वाला। तो वो जब मैं भोपाल लेके गई ना, और उस पर जब मेरा नाम था, और इनफैक्ट राज बाबू ने मेरा असिस्टेंट में नाम डलवाया था कि असिस्टेंट तो क्या हुआ, नाम जाना चाहिए, तो मेरा रहने वाली में नाम आया था। तो वो जो गया था ना, वो मम्मी पापा के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि सूरज बरजात्या प्रोडक्शन से लड़की लेकर आई है और अरुणा ईरानी जैसे इंसान के साथ काम करी, तो दे वर वेरी हैप्पी। तो मेरे शो जिसमें मेरा नाम भी नहीं था, जैसे जिसमें मैं असिस्टेंट थी, उसको भी पेपर कटिंग लेके पापा संभाल के रखते थे पेपर में जब ऐड आता था दैनिक भास्कर में, तो ऐसे कट करके पापा ऐसे, अरे गुड़िया का शो है। ओके, कभी जब आपने शुरू करते हैं तो राइटर्स के साथ होता भी है कई बार इंडस्ट्री में कि एक साइड होता है क्रिएटिव पार्ट, एक साइड होता है मार्केट पार्ट, है ना, एक कि भाई क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, तो ऐसे में कभी कोई क्रिएटिव कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा आपको? हाँ सर, बहुत बार। किस तरह से, थोड़ा एग्जांपल देंगे? कई बार होता है कि आपको लगता है कि ये कहानी इस तरह से कहनी, ये लव स्टोरी है, इसको आराम से प्ले करते हैं, नहीं टीआरपी नहीं आएगी, नहीं ये आजकल मार्केट में बहुत फास्ट हो गया, कुछ नया कर दो। वो एक पिक्चर आ गई है, देखो बरेली की बर्फी आई, उसमें क्या नया एंगल लिया है, बाप बेटी सिगरेट शेयर कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस, वैसा कुछ करते हैं। कई बार क्या होता है, और मैं कभी सामने वाले को इसलिए ब्लेम नहीं करूँगी क्योंकि उनका पैसा लगा है, पैसा बहुत बड़ी चीज़ है सर, जिसका लगा होता है वही जानता है। तो कई बार क्रिएटिवली करना पड़ता है। तो मतलब मार्केट के हिसाब से क्रिएटिविटी को कई बार टर्न अप होना पड़ता है। और
अगेन मैं बार बार बोलती हूँ, इसमें कोई हम ऑब्वियसली एज अ राइटर मैं अपना रिएक्शन दे सकती हूँ, अरे ये क्या है वो क्या है, मेरे इमोशन अपनी जगह है। भाई पैसा जब आता है ना, आपको एट द एंड पैसे के आप कितना ही सोच लो, सैलरी के हिसाब से ही चलते हो ना लाइफ में, वो पैसा आपको इज्जत देनी पड़ेगी उस बात को। राइट। आपके हिसाब से क्या होता है कि एक जो कहानी होती है वो कैरेक्टर को बनाती है, जो कैरेक्टर होता है वो कहानी को आगे लेके जाता है? सर कैरेक्टर पे ही काम करे हैं आज तक तो। एक अच्छा किरदार बनता है तो कहानियाँ बुन जाती हैं, ऐसा ज़्यादातर यही है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई रैंडम कहानी आ गई, किरदार तो बना भी नहीं था लेकिन फिर ऐसा सोचा इसमें डाल देते और फिर वो डलते डलते कुछ हो गया। बट ज़्यादातर किरदार से ही कहानी बनाते हैं, पहले किरदार सोच के। ओके। कभी ऐसा हुआ कुछ कि आपने बहुत कमाल सोचा हो कि यार ये सीन ना मैं लिख रही हूँ और ये जब शूट होगा और जब स्क्रीन पे जाएगा तो बहुत कुछ होने वाला है और वो बिल्कुल पंचर हो गया हो? बहुत बार दिल टूटा है। हम लोग तो इमोशनली राइटर तो मतलब कोई भी क्रिएटिव इंसान इमोशनल होता है, पर वो होता है। और कई बार जब वो एग्जीक्यूट किसी भी वजह से, अब रीज़न नहीं होता है या हाँ लॉस्ट इन ट्रांसलेशन होता है, कभी समय नहीं होता है, कभी एक्टर बीमार होता है, यू नेवर नो कब क्या हो रहा है। अभी कितने शोज कर रहे हैं आप टोटल? 4 ऑन एयर हैं, 3 आने वाले हैं। 4 ऑन एयर हैं, 3 आने वाले हैं। कितना लिखना पड़ता है? रोज़ काम करती हूँ सर। रोज़ काम करते हैं? अभी भी? अभी भी। कितने साल से? 21 साल से। 21 साल का पहला साल अगर आप हटा दो और वो बीच का जो एक स्ट्रगल हटा दो, 2011 से आज तक तो रोज़ काम कर रही हूँ, पैंडेमिक छोड़ के। ओके। बोलते ना राइटर इतना काम करेगा तो कितना करेगा, उसको सोचने के लिए, समझने के लिए एक रिलैक्सेशन भी चाहिए, थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए, तो वो आपको नहीं लगता है? सर देखिए ये अपनी अपनी क्षमता है, अपनी अपनी कन्वीनियंस है, सोच है। अब कुछ लोग होता है ना, जैसे कि आप किचन में जाते हैं तो हमारी माएँ 2 सेकंड में सब्जी बन के बघार डाल दिए, ये डाल दिया, हम जाएंगे तो पहले एक सब्जी काटेंगे फिर एक सबकी अपनी क्षमता है, खाना वही बन रहा है। कुछ लोग जल्दी बना लेते हैं, ज़्यादा बना लेते हैं, कुछ नहीं बना पाते हैं। तो वो है कि मेरा थॉट हमेशा से था कि एक शो में मैं बोर हो जाऊँगी, दिन भर क्या करूँगी। तो मैंने शुरू से ज़्यादा काम किया, मैंने भोपाल में बहुत काम किया, फिर शशि मैम सुमित के सर के साथ मैंने कितना काम किया, तो वो आदत में है। और धीरे धीरे टेलीविज़न ना ऐसी जगह है कि आप बीमार हो, आप खुश हो, आपका बर्थडे है, आप हॉस्पिटल में हो, काम आपको करना है और अच्छा ही देना है। तो आपकी जो कहते हैं ना, जब वो रगड़ पिटर के जब आप वो बनते हो तो फिर आप सोल्जर बन के ही निकलते हो कि तुम जिस भी हालत में हो तुमको लड़ना है और लड़ाई जीतनी है। पर जो कई बार सुना भी जाता है और लगता भी है कि जेन्युइन है कि अगर राइटर रोज़ लिखेगा तो वो एक जैसा होने लग जाएगा कहीं, तो उसमें नयापन कैसे बरकरार रख पाते हो? नहीं सर ऐसा नहीं है, समय के साथ आपकी सोच बदलती है, आप नए तरीके से लिखना सीखते हो। सर अगर ऐसा है तो मतलब जैसे अगर दीवार बनी तो दीवार के बाद क्या 2 भाइयों की इशू की पिक्चरें नहीं बनी, कितने बार बनी है, लेकिन हर बार कुछ एक नया सेम कहानी को हमने नई तरीके से इंडस्ट्री ने पेश किया, चाहे टीवी हो चाहे फिल्म हो। तो वही वाली बात है सर कि समय के साथ आप बदलते जाते हो, आपके ऊपर है। अगर आप मेहनत करोगे और आसपास देख के सीखोगे, फिल्में देखोगे, समझोगे कि मार्केट में भी क्या है या लोगों की सोच बदली, थोड़ा रिसर्च करोगे, तो आप ऐसे इतनी जल्दी बर्नआउट नहीं होगे। टीवी आपको बर्नआउट हो, आप चाहोगे तो नहीं होने देगा। आप बोल दो मैं बर्नआउट हो रही हूँ, लिख के दो, शूट लगी है लिख के दो, देना पड़ेगा। दैट्स वो इट्स लाइक अ मदर। मैं हमेशा बोलती हूँ राइटर्स माओ की तरह हैं। आपके अंदर कुछ चल रहा हो जिंदगी में, बच्चे को ज़रूरत है तो ज़रूरत है, देना ही पड़ेगा और बेस्ट देना पड़ेगा। तो मैं राइटर्स को मदर ही ट्रीट कर, मैंने अपने आप को हमेशा एज अ मदर देखा है। मेरी ज़िंदगी में कोई भूचाल आया हो पर मेरा एपिसोड अगर जाना है, मेरी टीम, क्योंकि पेपर से ही सारी चीज़ें शुरू होती है, कॉस्ट्यूम क्या होगा, लोकेशन क्या बुक होगी, हर चीज़ पेपर से शुरू होती है। तो मैंने एक चीज़ सीख ली थी, भाई मैं माँ हूँ, मुझे ये परोसना है क्योंकि मेरा बच्चा भूखा है वो वाली बात है। आप रो पिटो कुछ भी करो, मुझे करना है। देखिए रोज एपिसोड जो आपके पास आते हैं ना, वो इस तरह से आते हैं ना, तो पहुंच पाते, क्योंकि बोला जाता है ना कि सेट पे ही बैठ के लिखना पड़ता है। कई बार सीन चेंज हो जाते हैं टीवी में, ऐसा भी कभी होगा चलती शूटिंग सेट पे? तो अब नहीं लिखते, अब तो खैर टेक्नोलॉजी इतनी है कि ज़रूरत नहीं है। एक ज़माना जब मैं आई थी तब कुछ लोग लिखते थे, बट मेरे आने तक लैपटॉप और कंप्यूटर पे काम होने लगे थे। लेकिन होता है ऐसा, चेंजेस होते हैं। कई बार बहुत सिली बात होती है कि आज बारिश हो गई, सीन चेंज करना पड़ गया, एक्टर बेचारा बीमार पड़ गया, सीन चेंज करना पड़ गया,
चैनल का कोई फीडबैक आ गया, कोई SNP इशू आ गया कि मतलब ये आपने लिख तो दिया है पर ये किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना कर दे, तो आपको सीक्वेंस चेंज करना, तो वो सारी चीज़ें आती रहती हैं। ओके। और जब आप लिखते हो, जब कहानी करते हो, तो ये कहानियाँ कहाँ से आती हैं, या ये जो सीन्स के सीक्वेंस कहाँ से आते हैं? आसपास से आते हैं, कोई रेफरेंसेस से आते हैं, या कहाँ से आते हैं? सर डिफरेंस तो ऑफ कोर्स है, आप आइसोलेशन में तो ज़िंदा नहीं हैं, आप फिल्में देखी हैं, आपने किताबें पढ़ी हैं, तो कभी आपको कोई किताब याद आती है उसकी कहानी थी, कभी आपको फिल्मों से आता है कि देखो कितनी ब्यूटीफुली उन्होंने सीन किया था, हम क्यों नहीं करते उस तरह की चीज़ें। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ जो मुझे लगता है किसी भी क्रिएटिव इंसान को होना चाहिए, राइटर को तो होना ही चाहिए, ऑब्जर्वेशन। जहाँ जाओ वो माहौल को ऑब्जर्व करो। कितने बार ऐसा हुआ है कि मैं कहीं गई हूँ और मैंने कोई एक ऐसा लड़की का कोई मैंने कड़ा देख लिया, मुझे एक याद है एक अंगूठी थी, वो मैंने किसी की अंगूठी देखी और वो अंगूठी से मैंने बोला यार ये कितनी यूनिक है, मैंने आज तक देखी नहीं थी, ये मार्केट में नया है कुछ। मैंने अगले दिन जाके स्क्रीन पे में डाली और मैंने बोला वो वहाँ मिल रही थी, वहाँ से ख़रीद लेना, और ये मैं डाल रही हूँ, और वो आइकॉनिक अंगूठी बन गई उस एक्टर के लिए। तो ऐसी चीज़ें हैं कि आप देखो और उठा लो। वो आपके ऊपर है, आप कितना देख सकते हो आसपास। मतलब यहीं से उठाना और यहीं देना है, बस वो आना चाहिए जादू। हर चीज़ आपके आसपास है, बस आपको सही टाइम पे। जैसे आपने बताया ना कि मम्मी का कि वो वहाँ से झांकती थी, तो मम्मी अब रॉयल्टी नहीं मांगती? मम्मी ने मेरा ये समय देखा है, मम्मी मेरी सक्सेस देख ही नहीं पाई, मम्मी उससे पहले गुजर गई। ओके, सो सॉरी। जब राइटिंग करते हैं जी, तो जब कैरेक्टर के डेवलपमेंट होते हैं और जब डायरेक्टर के साथ बैठते हैं, पहली बात तो आप डायरेक्टर के साथ ही बैठते हैं, तो डायरेक्टर की सोच उस टाइम पे आपकी सोच से मिलके जाती है, या उसकी हावी रहती है कि भाई इसको इस तरह से ही मुझे प्रेजेंट करना है? टेलीविज़न में जब से मैंने देखा है, रहने वाली छोड़ दीजिए क्योंकि वहाँ पर कौशिक दा आते थे, लेकिन उसके अलावा शुरुआत को छोड़ के, क्योंकि इतना एवरी डे हम लोग शूट करते हैं, तो शुरुआत में जब शो आता है तो बन गया, फिर एक बार डायरेक्टर के साथ बैठे, डिस्कशन हो गया डायरेक्शन टीम के साथ, बाकी पूरी टीम के साथ, उसके बाद समय ही कहाँ है, क्योंकि आपको तो रोज़ शूट करना है, रोज़ टेलीकास्ट, 7 डेज टेलीकास्ट पे बैठे हम, तो अब वो टाइम वैसा नहीं है। जब कुछ इंपॉर्टेंट से लीप ले रहे हैं या शो खतरे में है, उसका सुर बदलना है, कुछ अलग करना है, तब वो मीटिंग्स होती हैं। अदरवाइज हम एक तरह से आइसोलेशन में ही काम करते हैं। हमारी एक अलग दुनिया है, एक सेट की दुनिया अलग है। एक बोला जाए कि अगर एक फार्मूला क्या है, मैजिकल फार्मूला, एक किलर सोप लिखने का, कि एक जो सीरियल होगा, जो एपिसोड्स होंगे, उसका क्या किलर आइडिया होता है कि यार ये तो लगेगा ही लगेगा, ये टेम्पलेट तो चलेगा ही चलेगा, जो हमेशा चल जाता है? आज अगर आप मुझसे ये सवाल 4-5 साल पहले पूछते तो फिर भी मैं आपको जवाब दे सकती। अब मुझे नहीं लगता क्या कि जवाब किसी के देते तब देते? तभी मैं बोलती लव स्टोरीज। लव स्टोरीज विद द पैडिंग ऑफ फैमिली, जो मैंने भी अपने गुरुओं से, राजन सर से, शशि मैम, सुमित सर लोगों से सीखा, या सूरज जी से, कि प्रेम और निशा की कहानी है बट परिवार का हर किरदार है, तो वो उस समय मुझे लगता है वो हमेशा वर्क करता। अगर आप एक अच्छी कहानी, अच्छे किरदार और फैमिली के साथ लव स्टोरी, कुछ साल पहले तक कि हाँ शॉर्ट है, चल ही जाएगा या अच्छा बन ही जाएगा। आज के टाइम तो किसी से पूछ लो आप, किसी के पास जवाब नहीं है, थोड़े से हेडलेस चिकन जोन में हैं। बट ठीक है। तो जब कोई नया मीडियम भी आता है ना, तब भी एक थ्रेट आता है कि अरे अब क्या होगा, जैसे कि OTT जब आया तो टीवी को लेकर आया जी, तब आपको क्या लग रहा था, आपने उससे क्या सीखा समझा, और किस तरह से अडॉप्ट किया चीज़ों को, ऑडियंस को समझने की क्या कोशिश की, क्या कैलकुलेशन से? सर जब OTT आया, जब मैंने भी देखना शुरू किया, तो मुझे लगा कि हाँ क्रिएटिविटी वही है, एक माध्यम और एक तरीका अलग है उस कहानी को कहने का, लेकिन ये जो कहानियाँ हम कह रहे हैं ऑब्वियसली अफेक्ट होगा। मतलब मार्केट में कोई भी एक नई चीज़ आएगी, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद अफेक्ट करेगी, तो आप इतने मतलब वो नाइव नहीं हो सकते कि कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ ये भी आपको समझना चाहिए कि ये माध्यम भी बहुत सारे लोग आज भी पसंद करते हैं, आज भी देखना बहुत सारे लोगों की शाम ही रिमोट लेके बैठ के होती है। आप अपना काम करो, समय बदल रहा है, आप रोक नहीं सकते, अपना बेस्ट दे दो, जितना अच्छा कर पाओगे कर लोगे, और जो होना अगर कल को होना है तो वो होना ही है, फिर आप फिर दोबारा अडेप्ट करोगे, ह्यूमन टेंडेंसी है अडेप्टेशन की। तो ये तो था कि सर OTT आएगा तो आज नहीं कल इफेक्ट करेगा, लेकिन अपना काम नहीं छोड़ा, इफेक्ट तो आज भी हो ही रहा है, लेकिन अपना काम करते रहो। राइट। जब तो आपके हिसाब से टीवी की या आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो कौन लोग हैं? सर जब ये रिश्ता लिखा तो यूथ आ गया कार्तिक नारा के साथ, फैमिली तो ऑडियंस थी ही हमेशा से, लेकिन अनुपमा आया तो बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, मतलब हम लोग तो बोलते हैं 2 साल 3 साल की बच्ची से लेके 90 साल तक के बुजुर्ग हमारा शो देखने लगे। तो
फैमिली कहानियाँ बोलेंगे तो सभी देखेंगे, ऐसा हमें लगता है। और आज जब आपको ये एहसास होता है कि यार अब वो शो एक घर में ही एक फैमिली का हिस्सा बन गया सालों साल से, और अब कई लोगों के लिए वो एक एडिक्शन हो चुका है, तब ये बड़ा अच्छा फील होता है। कैसा फील होता है? तो हमारे खुद के लिए एडिक्शन है वो। अच्छा। हमें भी अच्छा लगता है रोज लिखना। अच्छा लगता है सर, ऑब्वियसली आप मेहनत करते हो और कोई आपको पसंद, और कोई रोज आपके लिए आधा घंटा शिद्दत से निकालता है, और अगर वो आधा घंटा छूट जाए तो अगले दिन 1 घंटा देख के पुराना एपिसोड भी देखता है। कितनी बड़ी बात है। अपनी समय सबसे कीमती है, और कोई आपको समय दे रहा है, उससे ज़्यादा क्या ही आप बोलोगे, मतलब कितना ही ग्रैटिट्यूड शो करोगे कि टाइम दे रहा है। आज के टाइम ही तो कोई नहीं देता है। एक राइटर्स के साथ एक टेक्निकल टर्म चलता है, वो मेंटल ब्लॉक, राइटर्स ब्लॉक, वो आता है? टचवुड आज तक नहीं आया, और मैं बार बार क्रेडिट देती हूँ टीवी को कि अगेन, अब माँ को कभी मेंटल ब्लॉक आएगा बच्चे के लिए? नहीं आएगा। 90 साल की माँ भी बेटे को देखेगी तो जाके चल चाय ही बना देती हूँ, तेरे थक के आया है। आप किसको मेंटोर मानते हो अपनी पूरी जर्नी में? सबसे पहला मेंटोर मैं अगर किसी को कहूँ जेन्युइनली पूरी वर्क, तो मेरे पहले बॉस जो भोपाल में थे, इवेंट कंपनी के संजय प्रगट जी, जिनकी वजह से मैंने काम की वैल्यू सीखी। मैं तो टहलते हुए चली गई थी कि चलो देखते हैं, टाइम पास कर लेंगे। उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे वो दुनिया दिखाई ना कि काम, जिम्मेदार। वो इंसान थे ना कि जैसे गलती होती ना तो कभी डांट नहीं पड़े, वो हमेशा बोलते कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखोगी, चलो ठीक है। वो जो चीज़ होती थी ना कि कोई इतना भरोसा कर रहा है मेरे पे, मैंने उनसे जो प्रोफेशनलिज्म सीखा, तो वो एक मेरे मेंटोर कहूँगी मैं। फिर दूसरा, जब शशि सुमित सर के साथ में असिस्टेंट, ये तो गुरु हैं, लिखना ही उन्होंने सिखाया। आपके हिसाब से आपके करियर में सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? सक्सेस ये है कि जेन्युइनली जब आप उठो, आपको याद नहीं होना चाहिए कि आप इतने सक्सेसफुल हो। आप जब उठो तो आपको याद ना हो कि आप सक्सेसफुल हो। उस लेवल पे पहुंचोगे तो सक्सेस का मजा है। कि मुझे याद ही नहीं है मेरे अचीवमेंट्स क्या है, आज का दिन क्या है, मैं वो सोच रही हूँ, तभी आप टिके रहोगे। द मोमेंट मैं ये सोच के बैठ जाओ बस अब तो मैंने रिकॉर्ड बना लिए, मैं तो शो हो गए, मैं ख़त्म हो जाऊँगी। आपने एक गजब की फिलॉसफी जोड़ी, क्योंकि मिर्ज़ा गालिब साहब का ऐसे ही कुछ एक शेर है कि वो पूछते हैं कि बताओ कि गालिब कौन है, कोई बताए कि उन्हें हम बताएं कि गालिब कौन है। ऐसा कुछ है, अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो, मतलब कि पता ही नहीं है कि हम कौन बन गए, हम क्या बन गए। वही सक्सेस है सर। तो मतलब राइटिंग के जो पैशन था उसने तो नहीं कहूँगा कि आपको बनाया, आपके पैशन ने आपको राइटर बनाया। यहाँ पे उल्टा केस है जी। तो ये पैशन ने आपको राइटर बनाया, फिर पैशनेटली उसको आपने कैरी किया, कंसिस्टेंटली किया। अब जब कैरी करते करते चलते ना तो लगता है कि अब कुछ नया आयाम, जैसा आपको भोपाल में लगा, अब कुछ नया आयाम दिख रहा है कि यार ये करना बाकी रह गया, ये करना है मुझे। पिछले 2011 से जब से मैं कंटिन्यूसली काम कर रही हूँ, उससे पहले जो असिस्टेंट और फिर बीच में 1 साल मेरे को काम नहीं मिला, लेकिन 2011 में जब ये रिश्ता मिला, वहाँ से मेरा जो टचवुड आज तक ये रिश्ता लिख रही हूँ, तो वो वहाँ से जब समय आया ना, मुझे कभी टेलीविज़न की जो वर्किंग स्टाइल है मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं सुबह उठूँ, मेरे पास एक रीज़न है कि मुझे काम करना है, मुझे काम ढूंढने नहीं जाना है, मुझे मतलब कि अरे बैठे हैं देखते हैं 2 महीने बाद मीटिंग होगी। मेरे पास टेलीविज़न में रोज़ काम है, सुबह उठ के मेरा एक डिसिप्लिन है, रोज़ उठ के वो फीलिंग होती है तूने आज कुछ करा है। मुझे टीवी में कभी बोर्डम नहीं आया, टचवुड आज भी नहीं आया। कहाँ कुछ एक फेजेस आते हैं जब अरे ये क्या हो रहा है, अरे परेशान हो गए हैं, थक गए हैं, वो आते हैं, ह्यूमन नेचर, लेकिन उसका प्यार मेरा कम नहीं हुआ। तो मेरा प्रेम उतना ही है जितना था। तो मुझे टेलीविज़न से कभी बोर्डम नहीं है, कभी प्रॉब्लम नहीं है कि अरे अब ना हो रहा मुझसे, मैं तो कुछ और कर लेती हूँ, वो मोड नहीं है। हाँ, लेकिन ये इच्छा आती है, कई बार आई फिर चली गई, आई फिर चली गई, कि कुछ और भी आना चाहिए, सीखो करो। लेकिन फिर टीवी में इतना मसरूफ़ रही, इतने शो करोगे, डेली शो करोगे तो ऐसे समय नहीं मिलता। प्लस मैंने भी बहुत अप्रोच नहीं किया, मैं बहुत थोड़ा वो थी कि यहाँ पे मैं कुछ अच्छा कर लूँ फिर देखती हूँ। मेरा पहले था कि टीवी में मैं थोड़ा होता ना, आप एक जगह बना लो, जब तक यहाँ नहीं बना फिर यहाँ वहाँ क्यों जाना। वो जो आपने बताया कि राशि की तरफ से आपको पहली बार वो मोमेंटो मिला था, है ना, वो एक, और उसके बाद में आपको एज ए राइटर अवार्ड्स मिले, दोनों में क्या फ़र्क है? सबसे बड़ा फ़र्क है मेरे माँ बाप ने वो देखा। बाकी अवार्ड इतने, मेरी मम्मी तो बिल्कुल नहीं देखी, मेरी मम्मी ने एक ही अवार्ड देखा।
हाँ। और वो अवार्ड्स ही, बाकी अवार्ड्स मिले खुशी होती है। जब पहली बार मिला था तब तो मैं मतलब ओह मुझे अवार्ड मिला है, सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग बैठे हैं, मुझे उस समय एक्साइटमेंट ज़्यादा था। अब थोड़ा एक्साइटमेंट, अच्छा मुझे मिला है, आई एम ग्रेटफुल, फ़ोटो पोस्ट करते हो फिर आप आगे बढ़ जाते हो। समय के साथ थोड़े से आप वो एक्साइटमेंट आपकी थोड़ी सी हो जाती है। लेकिन वो जब मिला था ना, और जब मैं भोपाल उसको लेके गई थी सूटकेस में रख के, और वो रैप कपड़ों के बीच में कि ख़राब ना हो जाए, खो ना जाए, और वो जो माँ बाप को दिया था मैंने, तो वो जिस तरह से माँ बाप ने उसको देखा था ना, आई थिंक वो अवार्ड उसका नहीं है, उसका वो नहीं है। ओके। मम्मी होती शायद तो बात अलग होती, पर वो मेरी माँ एक ही अवार्ड देख पाई। तो ओके। जब आप आए तो आपने कहा कि आपको एज ए न्यू कमर बहुत लोगों ने चांस दिया, चाहे वो भोपाल रहा हो इवेंट कंपनी में, या यहाँ पर राष्ट्रीय प्रोडक्शन हो गया, और यहाँ पर कहा जाता है कि आउटसाइडर को चांस नहीं मिलता है, ऐसा समझा जाता है आउटसाइडर के वर्ल्ड में कि नहीं मिलता है। तो उस टाइम पे आपको एज ए न्यू कमर बहुत चांस मिला, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया और आपको आगे बढ़ाया, जबकि आपने खुद ने कहा कि उस टाइम पे आपको काम ज़्यादा नहीं आता था। अब आप कितने नए लोगों को चांस दे रहे हो? मेरे साथ जो मेरी टीम में है सब न्यूकमर जैसे सब बच्चे हैं जिन्होंने शुरू ही किया था। कुछ को तो बिल्कुल नहीं आता था, कोई तो MBA वगैरह करा हुआ था, MBA करे हुए, हाँ, वो राइटिंग वर्ल्ड में शिफ्ट हुए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे आते हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है या करा भी है तो वो मतलब बहुत ही साधारण सी एक चीज़ है जो उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी चीज़, जो मुझे भी लगता था। तो फिर मैं उनको बोलती कोई बात नहीं, मेहनत करोगे, कुछ नहीं आता है कोई बात नहीं, बस तुम मेरी सुनो और समझो और सीखो। क्योंकि मैंने भी सिर्फ सुनी थी, समझी थी, सीखी और फिर मैं आगे बढ़ गई। और जो ऑडियंस आपको इतने सालों से देख रही है, पसंद कर रही है, उनके लिए क्या कहेंगे? लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, इतना सपोर्ट किया, और जहाँ गलतियाँ करी वहाँ डांट भी पड़ी, गालियाँ भी पड़ी, लेकिन ठीक है, रियली ग्रेटफुल कि आप टाइम देते हो, उससे ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। अनुपमा, जितना टीवी पे चलता है, जो कैरेक्टर टीवी पे चलता है और उसके इतने हाईली इमोशनल ड्रामा वाले सीक्वेंस और डायलॉग्स होते हैं, उस पर मीम भी सबसे ज़्यादा उसी में बने, है ना? एक अभी मैं 1-2 दिन पहले ही देख रहा था, वो टोटल मिला के कुछ 20 या 22 बार बोला गया है निकम्मा, ये वो, तो वाकई वो पर्पसफुली लिखा गया था, क्या रहता है इस तरह का, और बाद में उसमें मीम बन जाते। कभी सोचते हो कि यार मैं लिख रही हूँ इसको ड्रामा की तरह, इमोशन की तरह, बाद में ये बन के आएगा? सर शुरुआत में तो ऐसा नहीं था, शुरुआत में कुछ नयापन होता ना कि कुछ नया करते हैं करके। तो एक हमारा बहुत वायरल हुआ था जो बार्गेनिंग के ऊपर था कि अनुपमा बोलते तुम 200 रुपये की कॉफ़ी पीते हो लेकिन दिए वाले से 10 रुपये की बार्गेनिंग करते हो। तो वो एक सीन हमारा वायरल हुआ था कि कोई एक बहुत बड़े मिनिस्टर थे, उन्होंने भी रीट्वीट वगैरह करा था। तो वो एक हुआ कि नज़र में आई, एक अच्छी बात नज़र में आई। अच्छी बात। फिर एक फ़न हमारा पहला जो वायरल हुआ था वो आपको क्या, मैं घूमूं फिरूं नाचू गाऊं, काफ़ी वायरल। उस तब ये सोचा नहीं था कि इतना होगा, पर वो जब आया था तो मज़ा तो आया था कि ये बड़ा अच्छा है, फिर वो वायरल होना शुरू हुआ। लेकिन फिर उसके बाद समय समय पे वो एक टाइम आता है जब आप पॉकेट्स देखते हो कि लेट्स ऐड समथिंग नाइस, क्योंकि आज के टाइम देखिए आपको वो कहते हैं ना दिखोगे तो बिकोगे, मार्केट में बने रहना पड़ता है। तो फिर एक स्ट्रैटेजी भी बनी, ज़बरदस्ती नहीं, जहाँ ज़रूरत लगी या एक समय के बाद कि चलो कुछ एक कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ स्कोप है करने का, तो किया। तो थोड़ा सोच के किया, समझ के किया, अच्छे से प्लान करके। खास तौर से मुझे ये बताओ कि वो जो 20-21 वर्ड से उसको नवाजा गया है, इतने सारे इकट्ठे कैसे किए, जीवन में मिले थे या किसी को उसका जवाब तो दीदी दे सकते हैं, हमारे डायलॉग राइटर, कि कहाँ से वो इतने सारे नाम ढूंढ के लाया, तो वो तो दीदी सर ही बता सकते हैं। पर वो कमाल का है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि किसी भी प्रोफेशन में, खासतौर से अगर ये रिश्ता की बात करें, आप तकरीबन उसको 15 साल से, 15 साल में लोग बदल गए, एक्टर बदल गए, कैरेक्टर बदल गए, देखने वाली ऑडियंस बदल गई काफ़ी हद तक, है ना, लेकिन आप नहीं बदली। ये फेविकॉल का जोड़ क्यों लगा हुआ है? सर लॉयल्टी नहीं छोड़ी। मुझे ऐसा लगता है टैलेंट ऊपर नीचे होता रहेगा। किसी दिन आप बहुत अच्छा काम करोगे, किसी दिन आपकी टीम की वजह से आप अच्छा काम करोगे, किसी वजह से आप ही सबसे ज़्यादा ख़राब काम करोगे, तो वो तो एक अलग बात होती है। इतनी लंबी इनिंग। सर मुझे लगता है लॉयल्टी है ना कि वो शो के लिए, मेरे प्रोड्यूसर जो हैं उनके लिए वो एक लॉयल्टी थी कि इस शो के साथ चाहे कुछ भी हो खड़े रहना है, अच्छा बुरा बेस्ट समय भी होगा, अपना बेस्ट देना है। तो वो मुझे लगता है वो लॉयल्टी की वजह से मैं टिकी हूँ। टैलेंट तो
ऊपर वो सब्जेक्टिव है। तो अब तो ये हो गया कि भाई आप तो अब जब भी कोई और भी सीरियल देखते हो, शो देखते हो, तो प्रेडिक्टेबल हो जाता होगा कि अब ये होगा, है ना? मेरे लिए अभी फिल्म में ना थोड़ा सा वो रस चला गया है। प्रेडिक्टेबल हो गया। हाँ, मतलब मुझे एग्जैक्ट कितने बार ऐसा होता है कि मैं अगला डायलॉग भी बता देती हूँ कि ये एग्जैक्ट, और या वो लुक था ना वो ये होगा, कि वो जो शॉट डाला था वो इसीलिए डाला था। फिर मेरे बाजू में जो लोग होते हमें देखने दो। मुझे वो शॉट पता होता है ना कि वो स्क्रीन प्ले में क्यों है वो शॉट, वो लाइट क्यों जल रही थी पीछे। Okay. वो मेरे लिए थोड़ी निरस्ता आ गई है। अब जैसे स्टोरी होती है, स्क्रीन प्ले हो गया, डायलॉग हो गया, है ना? तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि इसमें अलग अलग टीम के लोग काम करते हैं जिसकी जो काबिलियत और स्ट्रॉन्ग वो होता है, तो जब स्क्रीन प्ले होता है उसके हिसाब से डायलॉग होता है, तो वहाँ पे मीटिंग्स होती हैं, कुछ होता है या इंडिपेंडेंटली अलग अलग काम किया जाता है? सर शुरू में होती है मीटिंग्स, लेकिन फिर देखिए अब सब इतने काम कर चुके हैं, सब लोग इतने कि सबको अपना काम आता है, और अच्छी टीम होती है तो सबको पता होता है कि भाई ये अपना अपना काम अच्छा करेंगे। तो जब स्टोरी जो राइटर लिखते हैं वो अपने कन्विक्शन से लिखते हैं, उसी दायरे में रहकर एज अ स्क्रीन प्ले राइटर मैं देखती हूँ कि मैं इसको और बेटर बेस्ट कैसे बना सकूँ उस दायरे में। फिर डायलॉग राइटर बोलते हैं कि अब ये तो इसने लिख दिया, इसमें इस दायरे में मैं और अच्छा बिना इसे चेंज करे लेकिन क्या नया कर सकता हूँ। तो हम अपना अपना काम अगर अच्छा करोगे तो टीम का काम अच्छा हो जाएगा। हम लोग ऐसे काम करते हैं, शायद दूसरे लोग अलग तरीके से। अभी तक मैंने सारे सवाल आपसे ना राइटर्स को किए, अब मैं करना चाह रहा हूँ एक्टर्स के लिए, जी, है ना? क्योंकि एक्टर वही कर रहा है, एक्टर मतलब वो इस तरह से कैरेक्टर भी क्रिएट आपने किया, आपने ही उसको जन्म दिया, पैदा किया, और आप ही उसको पूरा का पूरा वो दे रहे हो पहनावा। तो एक्टर के लिए वो राइटर के माइंडसेट को समझना और उसकी बातों को समझना कितना ज़रूरी है? सर इम्पॉर्टेंट तो है, क्योंकि वही है कि दायरा सही होना चाहिए। दायरे में आप जो नया कर रहे हो, जो एड ऑन कर रहे हो, विच इज़ फाइन, दायरे से बाहर नहीं जा सकते। मतलब यू हैव टू ड्रॉ विद इन द लाइंस। अब वो कौन से रंग से कितना खूबसूरत करते हो वो आपके ऊपर है। तो जब तक वो दायरा मेंटेन्ड है तो वो एक टीम की सिनर्जी, एक कहानी की सिनर्जी। अगर स्टोरी अलग लिख रहा है कुछ सोच के, मैं कुछ अलग भलतर लिख दूँ, डायलॉग कुछ और बना दे, एक्टर बोले मेरे को ये नहीं करना, मैं तो ये करूँगा, आपका शो कभी बैठेगा ही नहीं। तो वो एक तालमेल, एक बेसिक जो लाइन होती है ना वो बना के रखो, उसके ऊपर इम्प्रोवाइजेशन होता है। जैसे स्टोरी से मेरे पास आता है तो मेरे पास लिबर्टी है, मैं अपने हिसाब से उसे ढाल सकती हूँ। फिर डायलॉग के पास लिबर्टी है कि वो बड़ा छोटा करे, नया करे, अलग करे, जो उनको सही लगे। वैसे ही एक्टर के पास भी वो लिबर्टी है, जब तक आप वो दायरा नहीं छोड़ते। तो आज मौका है कि एक्टर्स को वो आप एक हिडन सीक्रेट बताओ कि अगर एक्टर ना ये चीज़ों को पकड़ ले तो उसकी एक्टिंग में जान आ सकती है। सर मुझे एक चीज़ जो लगता है कि एक्टिंग क्राफ्ट, मैंने ना मैं एक्टर हूँ, ना मैं सेट पे होती हूँ, मुझे हक नहीं है। राइटिंग में से क्या क्या निकाल ले वो? राइटिंग से मुझे एक चीज़ लगती है कि जब वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं ना, मुझे लगता है सबसे बेसिक चीज़ है कि जब भी कोई एक्टर स्क्रिप्ट पढ़े ना तो वो अपने आप को ना देखे, अपने किरदार को देखे। जैसे ही वो अपने आप को देखेंगे वो बोलेंगे मैं इसकी तारीफ़ क्यों कर रहा हूँ, मैं इसको क्यों कर रहा हूँ, मैं तो कम दिख रहा हूँ, ये तो लाइन ही नहीं है, मैं तो पीछे खड़ा हूँ, या ये तो मेरा मोनोलॉग है, इसकी लाइन क्यों है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, वी ऑल आर ह्यूमंस, हमारे रिएक्शन होते हैं। पर जब आप एक स्क्रिप्ट को और एक कैरेक्टर को उस ढांचे में देखते हो, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन जहाँ आप अपना देखोगे ना, वहाँ प्रॉब्लम आपको ही आएगी। राइट, हमें तो आएगी, आपको भी आएगी। आप खुश नहीं रहोगे क्योंकि आप हर चीज़ आप अपने आप को देख रहे हो। आप एक्टर मत देखो, आप कैरेक्टर देखो, और उस कहानी में उसकी वो 2 लाइनें काफ़ी हैं, उसको 6 लाइनें देनी होती तो इतने लोग जो माथा फोड़ी करते हैं, बैठ के लगाते हैं दिमाग, दे दी होती है ना, या वो सीन दे दिया होता ना हमने। कभी किसी एक्टर ने अप्रोच ही लगाया, मैडम जरा ख्याल रखो ना जरा मेरा? ऑब्वियसली आता है मैडम थोड़ी सी लाइंस बढ़ाओ, जरा कुछ करो, मेरे कैरेक्टर का ख़त्म ना हो जाए, इनसिक्योरिटी फील कर रहा हूँ, मर तो नहीं जाएगा ये कैरेक्टर। रोते हुए भी आया फ़ोन, रो गया है, मेरी लाइन नहीं है, बहुत रोया कोई। ओके, कौन सा ऐसा डायलॉग या कौन सा ऐसा सीन जी जो आपको लगा यार ये मेरे काम का ना एक सही इक्वल टू आया है, मज़ा आ गया? वो होता है ना, क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिलता है एक राइटर को। हाँ, बहुत सीन ऐसा टीवी किया है तो बहुत सारे सीन ओवर द ईयर्स है, बहुत बार लगा है कि ये तो मैंने झंडे गाड़ दिए या बहुत अच्छा लिखा है। अनुपमा ऑफ कोर्स बहुत सीन, जब रोना आया, या जब वही माँ की, जैसे किचन एक सीन था ना उसमें कि तुम मतलब 42 में 50 की लगने लगी हो, वो बहुत हार्ड हिटिंग है। क्योंकि एज अ वुमन बहुत बार आपने ऐसी चीज़ें सुनी होती है, तेरे तो चेहरे पे ये है, तेरे तो आंखें छोटी है, वो जो एक होता है ना
वो बहुत तेज लगता है लड़कियों को। वो सीन था जब वो मैंने नहीं क्रिएट किया था मतलब, बट जब लिखा वो तो जिस तरह से उसको तराशा था तो लगा था भाई अच्छा काम है। अच्छा। बहुत सारे सीन ऐसे लगे, कोई पर्टिकुलर जैसे कार्तिक नायरा का रोमांस मुझे लगता है, या अनुपमा अनुज का रोमांस, जब मैं अगर स्क्रीन प्ले की बात करूँ पूरी टीम की तरफ से नहीं, अगर आप मुझसे पूछें तो जब मैं वो रोमांस लिखती थी तो मुझे लगता था अच्छा काम कर रही हूँ। थैंक यू भावना, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा बात करके और Thank you आपने so much. बहुत अच्छे से शेयर किया सारी बातों को। Thank you, sir. और रियली आपको भी एज ए ऑडियंस बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं जैसा कंक्लूड करता हूँ वैसा कंक्लूड कर देता हूँ आपके लिए एक बात, कि जब भावना को पहली बार दिल से ये आवाज़ आई कि राइटर बनना है तो फिर उन्होंने दिल की सुनी, फिर किसी की नहीं सुनी। क्या आपके कल भी दिल से ये आवाज़ आई है, या आप ग्लैमर या बाकी चीज़ों को देखकर इंडस्ट्री में आना चाहते हो? फिर बात आई कंसिस्टेंसी की, वो बहुत ज़रूरी है। और डेली लिखना, हम कहते हैं कि डेली जब काम करते हैं तो बहुत सारे क्रिएटिव लोग सोचते हैं, और आप लोग को भी ये राय मिलती होगी कि डेली नहीं करना चाहिए क्रिएटिव फॉर्म में, लेकिन डेली करने से भी एक जो उसमें परसिस्टेंस आती है, एक जो एक काबिलियत आती है, वो एक अलग आ जाती है। रूटीन में भी वो क्रिएटिविटी को मेंटेन करना, नयापन मेंटेन करना, वही तो आपकी जीत है, वही तो प्रोफेशनलिज्म है कि आप किसी भी काम को करते हो उसको रोज़ करते रहो, और सक्सेस ऐसी हो जिसकी परवाही ना हो, वो सक्सेस मिल जाए। और दूसरी बात क्या उन्होंने कि वो पागलपन में आ गई थी। ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि नॉर्मली सभी लोग चाहते हैं कि सफल हों, सक्सेसफुल हों, लेकिन सफलता और जो सक्सेस है ना, वो ना कभी भी लॉजिकल और प्रैक्टिकल नहीं होती, वो पागलपन से ही मिलती है। और ये अजीब इत्तेफाक है। आपने इस पूरे पॉडकास्ट से, वीडियो से क्या सीखा, क्या समझा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करूँगा। और अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।